हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते सीयूईटी तैयारी और साथ मिलके ऐसे तैयारी करेंगे ताकि हमें इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी मिल सके। अगर आप इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है और सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं लगातार आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा तो सीयूईटी एग्जाम की तैयारी में बहुत ज्यादा काम आएगा और आपको यकीनन आप जो है इकोनॉमिक्स के पेपर में टॉप रैंक में लेके आएंगे, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ अकाउंटेंसी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको जनरल टेस्ट के भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाए ताकि तैयारी कर सके। एक्चुअली में होता क्या बेटा, ध्यान में रखिएगा, सीयूटी के एग्जाम जो होता है ना उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं आपके। कितने क्वेश्चन आते हैं? 50। और 50 में से 40 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स ओनली। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड के होते हैं, सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज। आज मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो सीयूटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब प्रीवियस ईयर के उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, अरसास के जनक कौन है? सबको पता है, इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि अरसास के जनक कौन है। तो यहाँ पर आंसर होगा, अरसास के जनक कौन है? प्रोफेसर एडम स्मिथ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। प्रोफेसर एडम स्मिथ जो है अरसास के जनक है। ठीक है, आपको इस चीज के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए कि अरसास के जनक कौन है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक लागत बराबर होती है, पता है किसकी बराबर होती है? आर्थिक लागत। जब भी हम आर्थिक लागत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन आता है कि आर्थिक लागत यानी कि इकोनॉमिक कॉस्ट की बराबर होती है लेखांकन लागत और अफसर लागत के योग की। जो भी आपका अकाउंटिंग कॉस्ट होगा प्लस जो भी आपके जो है मार्जिनल कॉस्ट होगा, इन दोनों का जो टोटल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्थिक लागत बोलते हैं। ठीक है, सॉरी। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूरी अर्थव्यवस्था में समाज का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है और समाज के हित के लिए कार्य किया जाता है। आपको बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, 4 में से 3 ऑप्शन समाजवादी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है और एक ऑप्शन जो है अलग है। तो कौन सा ऑप्शन अलग है वो होता है, दैट सामाजिक कल्याण, उद्यम की स्वतंत्रता, सामाजिक स्वामित्व और योजना तंत्र। तो इसमें से कौन सा जो है इसका हिसाब से नहीं आता? समाजवाद तो सबको मिलकर चलने वाला है, लेकिन अगर हम कहें उद्यम की स्वतंत्रता, ऐसा नहीं, क्योंकि उद्यम स्वतंत्र नहीं होता है। ऐसा इसलिए कि उद्यमों पर पूरी तरीके से किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है और जनता का अधिकार होता है। जनता के अकॉर्डिंग सरकार उस उद्यमों को चलाती है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था में ऑप्शन नंबर बी। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्पादन। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा उत्पादन देखिए वो गायब हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे उत्पादन। उत्पादन की तकनीक अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या पर आधारित? अगर हम उत्पादन की तकनीक की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, धन अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या है, क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना और किसके लिए। 3 समस्या, लेकिन इसमें से तकनीक की समस्या जो है, तकनीक के चुनाव की समस्या किससे जुड़ा हुआ है? तो ये ऑप्शन है उत्पादन कैसे करे। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है उत्पादन कैसे करे इसमें। और उत्पादन की जो तकनीक की बात करते हैं, ये 2 प्रकार की तकनीक होती है। पहला है उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीक और उत्पादन की पूंजी प्रधान तकनीक। यानी कि कौन से तकनीक का चुनाव किया जाए उत्पादन के लिए, इस बात को यहाँ पर समझा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जब कुल उत्पादकता उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है, जब जब कुल उपयोगिता मतलब टीयू, जब टीयू घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? ध्यान में रखिएगा, जब टीयू की जो दर होता है, बढ़ने की दर है, वो डिक्रीज हो, मतलब पहले इंक्रीमेंट कितना हो, 50 का हो, 10 का हो, फिर 5 का हो, फिर 3 का, घटते रेट पे बढ़ता है। तो सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कंडीशन में सीमांत उपयोगिता घटती है, लेकिन यानी कि हम इस तरह से बात करेंगे, मान लीजिए ग्राफ है, ये है आपका कुल उपयोगिता, ऐसे होती है। तो अगर इस ये वाला रेट है घटती दर से बढ़े, इसका मतलब यहाँ पर हमारा सीमांत उपयोगिता क्या रहती है? ये जो सीमांत उपयोगिता है, ये यहाँ पर अगर माइनस हो जाती है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो होता है हमारा घटती तो है, ये कम होती नजर आती है, लेकिन सकारात्मक रहती है, यानी कि 0 से प्लस होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। घटती लेकिन सकारात्मक रहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता के कार्डिनल मापन के अनुसार, कार्डिनल का मतलब होता है, एक होता है ऑर्डिनल और एक होता है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है
कि यहाँ पर किस तरह से उपयोगिता को मापा जा सके। अगर उपयोगिता की माप की बात करते हैं, कार्डिनल मापन को हम बोलते हैं मात्रात्मक, गणनावाचक जिसको जिसको बोलते हैं गणनावाचक, गणनावाचक। और ये गणनावाचक विचारधारा देने वाले कौन थे? प्रोफेसर मार्शल। उन्होंने ये कहा कि हम उपयोगिता को क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं, माप सकते हैं। उन्होंने उपयोगिता को 1 2 3 4 नाम नंबर दिया, इसलिए इसको जो है कार्डिनल बोला जाता है, गणनावाचक। प्रोफेसर मार्शल ने इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है? ये है उपयोगिता मात्रात्मक है, ये बताया गया था। और ये कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे? प्रोफेसर मार्शल। ध्यान में रखिएगा इस बात को कि कार्डिनल विचारधारा देने वाले कौन थे। क्वेश्चन नंबर 7, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध के अनुसार जब एमयू ऋणात्मक होती है तब, मान लीजिए अगर हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के हम जो किसकी संबंध की बात करते हैं, तो इसमें यह कहा गया है कि जब एमयू ऋणात्मक हो, यानी कि जो एमयू इस पॉइंट पे हो, ऋणात्मक हो, तो ट्यू क्या होगा? जब एमयू ऋणात्मक होता है तब ट्यू हमारा क्या होता है? यहाँ पर ये वाला पॉइंट होता है, सबसे अधिक होता है। क्या होता है? ट्यू यहाँ पर स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। इधर ऑप्शन नंबर ट्यू हमारा ऋणात्मक इस वाले पॉइंट में जीरो पे ये स्थिर हो जाता है। और जैसे ही ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस पे हो जाएगा एमयू, एमयू माइनस होने के साथ हमारा ट्यू क्या देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे घटता हुआ चला जाएगा। दैट मीन्स ट्यू क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, युक्ति मार्जिनल यूटिलिटी का कानून किसकी बात होता है? युक्ति मार्जिनल को हम सम सीमांत उपयोगिता का निर्माण, इसको हिंदी में बोलते हैं सम सीमांत उपयोगिता। ठीक है, ये है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। इसके अनुसार क्या होता है? अगर हम युक्ति मार्जिनल की बात करते हैं, धान का उत्पादन किया जाता है, धान के वितरण से संबंधित है। सॉरी धान सॉरी 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 धन का उत्पादन, धन की खपत, धन का वितरण और धन का आदान प्रदान का कानून है। तो यूटिलिटी कब मिलती है? जब वस्तुओं का क्या किया जाए? उपभोग किया जाए। तो ये उपयोगिता उपभोग से संबंधित होते हैं, उत्पादन वितरण से नहीं। यानी कि हम उपभोग किसको बताता है? खपत को बताता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट फॉर दिस, कि ये जो है धन की खपत से संबंधित है, कि धन को किस तरह से जो है हम प्रयोग करते, यूज करते, ताकि हमारी जो सीमांत उपयोगिता है हर वस्तु की उपयोग करने के बदले में वो समान हो जाए। यस, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मांग के निर्धारक है? इसमें से कौन सा मांग के निर्धारक? वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमतें और भुगतान में ये चारों ही ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन जो है मांग के निर्धारक, क्योंकि इन तीनों के आधार वस्तु की कीमत से मांग कम या ज्यादा होती है, उपभोक्ता की आय से भी, और संबंधित वस्तु की कीमतों का भी प्रभाव होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो इसका ऑप्शन है, क्योंकि सारे ही जो है राइट है। तो वी हैव टू चूज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? यहाँ पर मैंने ए बी सी ले रखा है क्योंकि ये ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है ना? मैंने ए बी सी का इंग्लिश में शायद बनाया था, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो आपको यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन आपको यहाँ पर ए बी सी डी के हिसाब से ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 10, यदि मांग की कीमत को 0 और 1 से कम के बीच हो, यानी कि यहाँ पर 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा, तो ऐसी मांग को हम क्या बोलेंगे? 0 और 1 के बीच अगर लो होता है तो उसको अयोग बोलेंगे, लोचदार बोलेंगे, पूरी तरह से लोचदार बोलेंगे, इकाई लोचदार होती है। इकाई लोचदार मतलब 1 के बराबर। 0 होता है तो शून्य लोचदार, अयोग होता है तो यहाँ पर ऑप्शन होगा लोचदार। क्या कहते हैं उसको? लोचदार। ऑप्शन नंबर बी। एक ऐसी स्थिति जहां पर लोचदार क्या होता है? लोचदार एक ऐसी स्थिति होती है कि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में उसकी मांग में अधिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी वस्तु x की कीमत में 10% की वृद्धि और मांग की मात्रा में 10% की गिरावट हो, यानी कि वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है और वस्तु की मांग में 20% की गिरावट हो रही है, कैलकुलेट करेंगे तो लोच कितनी हो रही है? दो। दो मतलब एक से ज्यादा अधिक, इकाई से अधिक होता है तो क्या बोलते हैं? लोचदार, बेलोचदार, एकात्मक लोचदार। पूरी एकात्मक मतलब एक के बराबर होनी चाहिए, लेकिन तो एक से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे लोचदार मांग। क्या बोलेंगे? लोचदार मांग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कीमत और कुल परिव्यय पद्धति का उपयोग करते हुए विपरीत दिशा में चलते हैं तो मांग की लोच क्या होगी? कीमत और कुल व्यय, कुल परिव्यय पद्धति का उपयोग अगर हम व्यय मेथड यूज करते हैं तो वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तो कुल व्यय हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? कि कीमत बढ़ने से साथ कुल व्यय भी हमारा कम होती चली जाए, यानी कि दोनों उल्टा है।
तो उल्टी दिशा में ये बढ़ने पर उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि लोचदार है। क्यों? वस्तु की कीमत में, वस्तु की मांग में अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो अगर वस्तु की मांग अगर कम हो रही है, वहीं पर वस्तु की कीमत कम होती है, वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, लोच की स्थिति पाई जाती है। ऐसी स्थिति को हम लोचदार मांग कहेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को ध्यान में रखना। और मांग का क्वेश्चन, मांग से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत उत्पाद एपी, औसत उत्पाद एपी मतलब एवरेज प्रोडक्शन बोलते हैं, अपने अधिकतम पर होता है। एपी कब ज्यादा होता है? एपी अपने अधिकतम होता है। औसत उत्पाद बेसिकली कैसा होता है, ये उत्पाद वक्र की हम बात करें, औसत उत्पाद वक्र की कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, पहले बढ़ेगा फिर उल्टा यू आकार का होता है उत्पादन वक्र। ठीक है, तो अपने अधिकतम पॉइंट पर कब होगा, ये कब होगा अधिकतम पॉइंट? एक ऐसी स्थिति जब पर एमपी एपी से ज्यादा हो, जब एमपी और एपी, एमपी से एपी ज्यादा हो, या एमपी और एपी बराबर हो, या फिर ऋणात्मक हो जाता है। कब होता है ये पॉइंट? यहाँ पर अक्सर ध्यान में रखिएगा, जब ये वाला पॉइंट बनता है एपी का, इसी पॉइंट पर हमारा एमपी भी बन जाता है, यानी कि यहाँ से, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर एपी और एमपी दोनों बराबर होता है। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है ना, इस स्थिति में उत्पादन अधिक होगा, उसके बाद उत्पादन, औसत उत्पादन गिरने लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, बाहरी लोगों को उनके सामान और सेवाओं के किए गए भुगतान को क्या कहा जाता है? बाहरी लोग, जो हम अपने बिजनेस में बाहरी लोगों से लेते हैं, मान लो कोई स्टेशनरी खरीद के लेके आए, बाहरी लोगों से काम करवा रहे हैं, उसके बदले में अगर उसको पेमेंट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जो लागत होती ना, जो लागत होती है, कई प्रकार की लागत है। इसकी मौद्रिक लागत एक होती है, मौद्रिक लागत भी कई प्रकार की होती है, स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें। और तो यहाँ पर बाहरी लोगों को जो दिया जाता है ना बेटा, ध्यान रखना कि बाहरी लाग, जो लोगों को जो पेमेंट किया जाता है वो मुद्रा के रूप में दिया जाता है, क्योंकि वो पैसों के लिए काम करते हैं, पैसे दे दिए। जो मुद्रा के रूप में जिनका पेमेंट होता है उसको हम स्पष्ट लागत की संज्ञा देते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, स्पष्ट लागत। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्पष्ट लागतें बोलेंगे इसको ना। क्वेश्चन नंबर 15, यदि AR3 वस्तुओं की बिक्री से 40, तीन वस्तुओं की बिक्री से 40 प्रति यूनिट है। AR का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है ना, औसत आगम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, औसत आगम की बात हो रही है। अगर औसत आगम जो है तीन वस्तु की बिक्री से 40, तीन वस्तु के बीच बेच रहे हैं, ये क्वांटिटी हो गया। और औसत आगम जो है कितना है, ये है 40। ठीक है, चार वस्तु की बिक्री से औसत आगम कितना है, 30 है। तो माल की चौथी इकाई का सीमांत आगम क्या है? चौथी सीमांत, सबसे पहले AR से हमें क्या निकाल लो, TR निकालो, कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 120, और योग्य 4×3 = 12, 120। दोनों ही कंडीशन में TR में कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर MR कितना होगा, यानी कि सीमांत आगम कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि औसत आगम तभी होगा जब कुल आगम में परिवर्तन होता है। यहाँ पर कुल आगम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ना क्वेश्चन नंबर 16, किस समय अवधि में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील हो जाते हैं और उत्पादन के कारक उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ बदल बदल जाते हैं? ठीक है ना, मतलब कौन सी अवधि में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तन? देखिए, नॉर्मली अगर अल्प अवधि की बात करते हैं तो अल्प अवधि की दो अवधि होते हैं, एक होता है अल्प अवधि और एक होता है दीर्घ अवधि। अगर अल्प की बात करते हैं, समय थोड़ा होता है, तो उत्पादन के सभी कारकों बदलने से, यहाँ पर दो कारक होते हैं, एक है उत्पादन के स्थिर कारक और एक होता है उत्पादन के परिवर्तनशील कारक। तो उत्पादन के स्थिर कारक यहाँ पर कारक, उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होने चाहिए। तो ये केवल और केवल संभव है कौन सी अवधि में, दीर्घकालिक तो यहाँ पर ऑप्शन होगा लंबी अवधि में। कौन सी अवधि में, लंबी अवधि में उत्पादन के सभी कारकों को क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, आपूर्ति वक्र आमतौर पर, आपूर्ति वक्र मतलब इसको पूर्ति वक्र भी, आपूर्ति मतलब क्या होता है, पूर्ति भी होता है, पूर्ति वक्र की बात किया जा रहा है। पूर्ति वक्र के आमतौर पर कैसा होता है, ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है, नीचे की ओर झुका हुआ होता है, निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए, पूर्ति वक्र की बात करते हैं, वस्तु की कीमत में और वस्तु की पूर्ति की मात्रा में हमेशा धनात्मक संबंध होता है। तो ऐसे में ये वक्र ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा, इस तरह से होगा पूर्ति वक्र। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होना। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जब आपूर्ति पूरी तरह से अयोग्य है, यहाँ पर जौ लिखना भूल गए, सॉरी फॉर दिस। जब आपूर्ति पूरी तरह से अयोग्य है तो आपूर्ति की लोच क्या होगी? आपूर्ति पूरी तरह से अयोग्य यानी कि यहाँ पर पूर्ति की मात्रा कितनी है,
आयोग मतलब जीरो है, तो लोच कितनी होगी? तो यहाँ पर जब लोच भी जो होगी वो क्या होगी? हमारा ऑप्शन नंबर बी पूरी तरीके से शून्य होगी, क्योंकि पूर्ति है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, जैसा कि आप हाल ही में कोविड 19 के प्रकोप से अवगत है, कोविड 19 आया था सबको पता है, जिसके कारण दुनिया भर के कई देशों में तालाबंदी हुई थी, लॉकडाउन पड़ गया था। इसी के विस्तार में सरकार ने विभिन्न देशों से भारत में होने वाले आयात पर रोक लगा दी थी, इम्पोर्ट कम हो गया था। ये एक अच्छे संबंधित की आपूर्ति कैसे प्रभावित करेगा? इससे क्या होगा? संबंधित वस्तु होगी, मात्रा आपूर्ति में विस्तार होगा, मात्रा आपूर्ति में संकुचन होगी, आपूर्ति यानी कि अगर हम केवल सप्लाई के दृष्टिकोण से देखें, केवल सप्लाई को देखें, तो इससे क्या होगा? सप्लाई, जिस तरह सप्लाई बढ़ेगी संकुचन मतलब कम हो जाएगी, आपूर्ति में वृद्धि, आपूर्ति में किस चीज को देखेंगे यहाँ पर? ठीक है ना? अगर हमारा इम्पोर्ट कम हो जाता है, अगर ध्यान रखिएगा, अगर इम्पोर्ट कम हो रहा है इसका मतलब ये होता है, इम्पोर्ट क्या है? संबंधित वस्तु है, मतलब हमें अपने कंडीशन बाहर से कोई सामान नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में आपूर्ति में कमी हो जाएगी, क्योंकि संबंधित वस्तुओं की कमी से जो है वस्तु की पूर्ति में जो कमी होती है कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये नीचे की ओर आ जाएगा, कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसको पूर्ति में कमी होना बोलते हैं। ठीक है, ये अगर केवल वस्तु की कीमत के कारण होता तो हम विस्तार संकुचन में से संकुचन को चुनते, लेकिन यहाँ पर संबंधित वस्तु है, तो ये आपूर्ति में कमी को कहा जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक वस्तु की आपूर्ति से तात्पर्य क्या? तात्पर्य वस्तु की आपूर्ति से बोलते हैं माल का वास्तविक उत्पादन, माल का कुल स्टॉक, बिक्री के लिए उपलब्ध स्टॉक, प्रति यूनिट समय पर एक विशेष मूल्य पर बिक्री के लिए पेश किया सामान की मात्रा। ऑब्वियसली आपूर्ति की आपूर्ति किसी वस्तु की वही मात्रा है जो एक निश्चित समय पर उसकी विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एकाधिकारी का निर्धारण कर सकता है, एकाधिकारी किस चीज का निर्धारण? मूल्य का, आउटपुट का, ए और बी। एकाधिकारी में विक्रेता स्वयं ही जो है उत्पादक होता है, स्वयं ही बाजार होता है, ऐसे में वो वस्तु की मूल्य को भी निर्धारित कर सकता है, वस्तु की जो है उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने की, ऑप्शन नंबर सी वो दोनों को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, मूल्य को भी और आउटपुट को भी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार के एकाधिकारी का रूप नहीं? बाजार का रूप, एकाधिकारी बाजार का रूप, नई फर्मों के प्रवेश का प्रतिबंध होता है, कोई करीबी विकल्प नहीं होता है, मूल्य पर पूरी तरीके से नियंत्रण होता है, या उपरोक्त सभी। देखिए, एकाधिकारी मतलब होता है केवल एक का अधिकार होना, वो कभी नहीं चाहता कि इस बाजार में कोई दूसरा आ जाए। ठीक ना? साथ ही साथ वो जिस वस्तु की बात करता है उस जैसी वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती है, और वस्तु की कीमत का निर्धारण भी स्वयं करता है, यानी कि तीनों ही जो एक अधिकारी की विशेषता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिस्पर्धा के स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक बाजार का रूप है? अगर प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, तो इसमें से कौन सा बाजार है व्यापक बाजार है? पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार प्रतियोगिता। अगर प्रतिस्पर्धा की बात करें तो, अगर प्रतियोगिता की बात करते हैं, तो कौन सा जो है इसका व्यापक रूप है, कौन सा जो है सही ऑप्शन आपको बताना है इसमें। ठीक है, किस किस बाजार में प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल जो है पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता, इन दोनों में जो अपूर्ण प्रतियोगिता मतलब, क्योंकि इसको हम दूसरा नाम एकाधिकारी प्रतियोगिता भी कह सकते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता, भले एकाधिकारी प्रतियोगिता है लेकिन प्रतियोगिता इजीली पाई जाती है, लेकिन एकाधिकारी में और अल्पाधिकार में ऐसा कुछ नहीं, तो क्योंकि यहाँ पर ये लोग गठबंधन बना लेते हैं और यहाँ पर केवल एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर किसको चूज करेंगे? ए को चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, बाजार मांग वक्र प्रकृति में पूरी तरह से लोचदार है। बाजार मांग वक्र किस बाजार में? सही प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार बाजार में, और या फिर एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होता है, सॉरी फॉर दिस। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार बोलेंगे, तो इसमें किसमें मांग वक्र प्रकृति में पूरी तरह से लोचदार होता है, ऑटोमेटिक पूरी तरह से लोचदार होती है, किस स्थिति में ये होती है? तो ये हो गया सही प्रतिस्पर्धा, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मांग वक्र हमेशा कैसे होता है? लोचदार होता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 25, मूल्य सीमा का अर्थ है क्या? है मूल्य सीमा का अर्थ किसी वस्तु का मूल्य जो विक्रेता खरीदारों से वसूल कर सकता है। मूल्य सीमा का मतलब होता है जब किसी वस्तु की जो मूल्य को, अधिकतम मूल्य को, मूल्य सीमा का मतलब होता है अधिकतम मूल्य को निर्धारित कर दिया कि इससे ज्यादा,
अगर किसी वस्तु की कीमत एमआरपी लिखा रहता है ₹20, यानी कि कोई भी उससे ₹20 से ज्यादा का बेच देता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो मूल्य सीमा का मतलब होता है अधिकतम। क्या होता है? अधिकतम। राइट। क्वेश्चन नंबर 26, आपूर्ति और मांग की शक्तियों ने खुद को पूरी तरह से संयोजित कर लिया है। यानी कि एक तरफ अगर हम जो है सप्लाई की बात करें, एक तरफ डिमांड की बात करें, दोनों की आपस में एक दूसरे से समायोजित हो गई है। तो किस कीमत के अस्तित्व में आने की उम्मीद होती है? तो जहां पर वस्तु की सप्लाई और वस्तु की डिमांड आपस में निर्धारित होती है, तो यहाँ पर ये हो गया डिमांड और ये हो गया सप्लाई। जब ये दोनों मिलकर जिस वस्तु की बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बाजार मूल्य, मूल्य सीमा, फ्लोर मूल्य या सामान्य मूल्य। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सामान्य मूल्य, क्योंकि वस्तु की कीमत की सामान्य मूल्य होती है जो मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर डी। यस। क्वेश्चन नंबर 27, मूल्य सीमा और न्यूनतम मूल्य का हिस्सा है। मूल्य सीमा और न्यूनतम मूल्य का हिस्सा है कौन सा? प्रत्यक्ष कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई, अप्रत्यक्ष कार्रवाई या संबंधित कार्रवाई। इसमें से कौन सा है मूल्य सीमा? यानी कि जो है वैल्यू लिमिट और जो मिनिमम वैल्यू, इन दोनों के बीच की बात करता है। ठीक है ना? तो हमारा ऑप्शन होगा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कार्रवाई से, प्रत्यक्ष कार्रवाई से मतलब कार्यवाही से मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो केंद्रीय बैंक होता है, जब इसको निर्धारित करती है तो कितने की करेंसी को इश्यू किया जाना है, ये कौन कितना, इसको प्रत्यक्ष कार्रवाई के अंतर्गत माना जाता है। यदि किसी उद्योग में मांग और आपूर्ति धनात्मक चतुर्भुज में प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो इसे क्या कहते हैं? मांग और आपूर्ति धनात्मक चतुर्भुज में प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अवैध उद्योग, अव्यवहार्य उद्योग, अव्यवहार्य उद्योग या फिर रुग्ण उद्योग। रुग्ण मतलब बेकार, जो खराब हो गया है। ठीक है। इसमें से कौन सा आएगा? इसका होगा, इसको बोलते हैं अव्यवहार्य। ऐसा उद्योग जो अव्यवहार्य है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उद्योग की मांग और आपूर्ति जो है प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही दोनों यहाँ पर आपस में इंटरचेंज होना चाहिए। सही वस्तु अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अव्यवहार्य, मतलब ये प्रयोग में नहीं है, वास्तविक नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, जी के भौतिक स्टॉक में जोड़ने की प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है? पूंजी है बेटा, यहाँ पर लिखा होता है पूंजी। पूंजी के भौतिक स्टॉक को जोड़ने की प्रक्रिया को, अगर पूंजी की स्टॉक में वृद्धि होती है यानी कैपिटल बढ़ रहा है, तो क्या बोलते हैं? निवेश, बचत, पूंजी निर्माण, ए और सी दोनों। तो ऐसी स्थिति को हम जो है निवेश भी कहेंगे और पूंजी निर्माण, क्योंकि निवेश और पूंजी निर्माण दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हम यहाँ पर डी को चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा गलत है? तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस मूल्यह्रास। जीएनपी की बात हो रही है। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस मूल्यह्रास। एनएनपी, जीएनपी प्लस मूल्यह्रास। एनडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। जी से मूल्यह्रास माइनस करेंगे तो एंड आ जाएगा, और एन से एनएफआई को माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा, और जीएनपी इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्यह्रास। ऑलरेडी जी है, एन में करेंगे तो सही आ जाएगा, और एन में एनएफआई नहीं जोड़ा जाता है। मतलब एनएफआई तब, एनएफआई मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम विदेशों से प्राप्त होने वाला सुसाधन है, ये तब घटाया जाता है जब नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को क्या कहा जाता है? पूंजी के स्टॉक में और वृद्धि होती है तो इसे पूंजी निर्माण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में शामिल नहीं है? आपको आंसर बताना है। कौन सा जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में शामिल नहीं होते? पुरानी वस्तु खरीद और बिक्री, मध्यवर्ती वस्तु, ये और भी दोनों। ना ही पुरानी वस्तु की क्रय को शामिल किया जाता है, ना ही मध्यवर्ती को शामिल किया जाता है, कि दोनों ही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, हम ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, शुद्ध निर्यात शून्य है जब, शुद्ध निर्यात कब शून्य होता है? जब निर्यात और आयात जो है क्या होता है? बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध निर्यात का फार्मूला होता है निर्यात माइनस आयात। अगर निर्यात 100 है और आयात भी 100 है तो शुद्ध निर्यात कितना हो जाएगा? 0। 34, प्रेरित निवेश एक अर्थव्यवस्था में आय के स्तर से संबंधित, कौन से रूप से संबंधित है? सकारात्मक रूप से, विपरीत रूप से, नहीं कह सकते। ठीक है ना? प्रेरित निवेश और आय का स्तर एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और अगर आय के स्तर में वृद्धि होती है तो निवेश भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर एक, सकारात्मक रूप में। इन दोनों में जो है प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, अतिरिक्त मांग के दौरान सेंट्रल बैंक
जब इकोनॉमी में डिमांड अतिरिक्त मांग है, यानी कि एक ऐसी स्थिति जब पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है और एग्रीगेट सप्लाई कम होता है, उस स्थिति में सेंट्रल बैंक क्या करेगी? मार्जिन की आवश्यकता में वृद्धि कर देगी, मार्जिन की आवश्यकता को कम रखेगी, मार्जिन की आवश्यकता को स्थिर रखेगी, मार्जिन की आवश्यकता को अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड को कम करने के लिए लोगों से पैसे लेना पड़ेगा, ऐसे में मार्जिन की आवश्यकता को वृद्धि कर देगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निवेश के, ठीक है ना, निवेश में के अतिरिक्त है, निवेश किसके अतिरिक्त है? आपूर्ति, वर्तमान स्टॉक, पूंजी स्टॉक, इनमें से कोई नहीं। तो निवेश के बारे में बताना है, पूंजी स्टॉक के अतिरिक्त की पूंजी स्टॉक में वृद्धि करने के लिए ही निवेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, प्लास्टिक मनी में शामिल है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कैश कार्ड, उपयोग सभी। ये सारे प्लास्टिक है क्योंकि ये सारे प्लास्टिक में हमें मिल जाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 38, निम्नलिखित में से कौन सा ये से सेंट्रल बैंक के कार्य, सेंट्रल बैंक के कार्यों की बात करें इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो सेंट्रल बैंक के कार्यों की अगर बात करते हैं, बैंक ऑफ इशू, क्रेडिट कंट्रोल, बैंकों के बैंकर, ये सभी, ये सारे के सारे सेंट्रल बैंक के कार्य होता है, ठीक है ना। 39, क्रेडिट निर्माण निर्माण निर्भर करता है, क्रेडिट निर्माण किस पर निर्भर करता है? जमा के प्रारंभिक स्तर पर, धन के गुणक पर, ये दोनों, ये पे, कि क्रेडिट निर्माण हमेशा डिपेंड करता है कि वास्तव में कितना प्रारंभिक जमा है, और धन गुणक मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है के ऊपर, ठीक है ना, और प्राइमरी डिपॉजिट दोनों ही है, इनके ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है, दोनों ए और बी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 40, मुद्रा आपूर्ति के निम्न में से किन उपायों को मौद्रिक आधार माना जाता है? मौद्रिक आधार किसका? मुद्रा आपूर्ति, देखिए M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है, M4। अगर मुद्रा आपूर्ति के आधार बेसिक को देखा जाए, इससे कौन सा ऑप्शन चुना जाए? तो बेसिक को दिखाया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा चूज होगा, ऑप्शन नंबर सी M3, क्योंकि M3 में M1 के तीनों आ जाएंगे, प्लस इसमें FD भी आ जाता है, सो अपन यूज किया जाएगा currency held by the public plus demand deposit in commercial bank plus other deposit with RBI plus fixed deposit in commercial bank। इन चारों को हम जो है बेसिक डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कर आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। कर कौन सा कर आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता है? कि आय कितने भी हो मतलब नहीं है, टैक्स तो देना पड़ेगा, कम या ज्यादा हो, उसको बोलते हैं हम कौन सा कर? अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि ये वस्तु पर जैसे GST है, आप जो सामान खरीदोगे भले इनकम कम हो या ज्यादा, से फर्क नहीं पड़ता, जो सामान खरीदोगे उस पर पड़ता है, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 42, यदि उधार और अन्य देनदारियों को बजट घाटे में जोड़ा जाता है तो इसे कौन सा, ठीक है ना, बजट घाटे में अगर उधार को भी जोड़ दिया जाए, अन्य देनदारियों को भी जोड़ दिया जाए, तो उससे हम क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, पूंजी घाटा या राजस्व घाटा। इसमें से कौन सा घाटा जो है इसके अंतर्गत जुड़ता है? तो उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा, कि राजकोषीय घाटे में पूरे सभी प्रकार के घाटे को शामिल किया जाता है। राजकोषीय घाटे का फार्मूला क्या निकालने का? इसका फार्मूला होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति। लेकिन इस कुल प्राप्ति में क्या शामिल नहीं किया? उधार, इसमें उधार छोड़कर, उधार को इसमें शामिल नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक गैर राजस्व है, इसमें से गैर राजस्व कौन सा है? गैर राजस्व मतलब ऐसा राजस्व जिससे ना ही संपत्तियों का और ना ही दायित्वों का निर्माण हो, ठीक है ना, ऐसे गैर राजस्व कहते हैं, जैसे निर्यात शुल्क, आयात, लाभांश, उत्पाद शुल्क, ठीक है ना। इसमें से कौन सा जो है गैर राजस्व? उत्पाद शुल्क, आयात शुल्क, निर्यात शुल्क। तो ऑप्शन देना ऑप्शन नंबर सी, लाभांश जो है गैर राजस्व है। सरकार द्वारा घरों और उत्पादकों पर लगाए गए कानूनी रूप से अनिवार्य भुगतान किसे बोलते हैं? सरकार द्वारा घरों और उत्पादकों पर लगाए गए कानूनी रूप से अनिवार्य भुगतान है जुर्माना, जुर्माना, ठीक है ना, शुल्क और कर, इसको बोलते हैं हम कर, टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्स, ऑप्शन नंबर डी, जो सभी के ऊपर लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, व्यापार शेष में किन वस्तुओं को बाहर रखा गया और लेकिन BOP में शामिल किया जाता है? व्यापार शेष में दृश्यम आइटम रखे जाते हैं, अदृश्य आइटम, निजी पूंजी, दोनों ए और बी। यहाँ पर बी और सी दोनों, क्यों? क्योंकि व्यापार शेष में केवल और केवल विजिबल आइटम शामिल किया जाता है, बाकी सभी चीजों को हम व्यापार शेष में शामिल करते हैं, सॉरी, जो है भुगतान शेष में शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विदेशी मुद्राओं की खरीद और बिक्री कहाँ होती है? माल बाजार में, सोने के बाजार में, विदेशी मुद्रा बाजार में, इनमें से ऑप्शन होगा सी, विदेशी मुद्रा बाजार में।
भुगतान घाटे के संतुलन की गणना केवल किसको ध्यान में की जाती है? भुगतान घाटे के संतुलन की गणना केवल समायोजित लेन देन, स्वायत्त लेन देन, एक तरफा लेन देन या इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा स्वायत्त लेन देन। ठीक है ना, स्वायत्त लेन देन के आधार पर किया जाता है। 48, मुद्रा की सराहना के मामले में घरेलू मुद्रा कैसी हो जाती है? अगर मुद्रा की सराहना की मुद्रा की मूल्य को बढ़ाना हो तो घरेलू मुद्रा की मूल्य में क्या, कम मूल्यवान, अधिक मूल्यवान, वृद्धि या गिरावट। तो घरेलू मुद्रा कैसी हो जाती है? अधिक मूल्यवान हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होता है, क्योंकि सराहना का मतलब होता है मुद्रा का मूल्य बढ़ाना, एप्रिसिएशन। मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो अधिक मूल्यवान हो जाएगा विदेशी पूंजी की तुलना में। निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर नहीं पाई जाती? सामाजिक कल्याण, उद्यम की स्वतंत्रता, सामाजिक स्वामित्व और योजना तंत्र। सामाजिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, यानी कि इसमें से तीन जो सामाजिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है, सामाजिक कल्याण है, सामाजिक स्वामित्व है, योजना तंत्र है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये है, यदि एमपीसी इक्वल टू 1 है तो गुणक का मान कितना होगा? कैलकुलेट करेंगे। गुणक का मान यानी कि के इक्वल टू फार्मूला होता है 1/1 माइनस एम पी सी। 1/1 माइनस 1, 1/0, जीरो से किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। दैट ऑप्शन इज डी, अनंत। ठीक है, तो ये रहा आपके 40 टॉप, ये 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एक सीओटी एग्जाम पूछे जाते हैं। बस आप इन लिंक को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इन लिंक पे जरूर जाइएगा और जहाँ जहाँ ये लिंक मिल जाए वहाँ पर जाके फॉलो कर दीजिएगा ताकि आप लगातार अपडेट रहे, मुझसे जुड़े रहे, ठीक है ना। तो यूट्यूब चैनल है द इकोनॉमिक्स गुरु, फेसबुक में नकुल ढाली, इंस्टाग्राम में ढाली नकुल ढाली, ये सब जो है आपको मिलेगा। आप मुझे फॉलो जरूर कीजिए फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ठीक है ना। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू एवरीवन, बाय।